हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में मैं विभू मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ। क्लास 10th का मैथ्स है, मैथ्स 1, जिसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो चरांक वाले रेखी समीकरण। इसका जो है हार्ड बुक मेरे पास नहीं है, तो सॉफ्ट बुक से मैं मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है, तो उसमें से देखकर आपको पढ़ाऊँगी। फिर मुझे जैसे ही मिलता है तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बीच में मेरा वीडियो मैंने अपलोड करना थोड़ा टाइम न मिलने के कारण कम हो गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करती रहूं। तो पहले मैं आपको दो चरांक वाले मतलब रेखीय समीकरण क्या होते हैं उसकी परिभाषा बता देती हूं। रेखीय समीकरण मतलब जिस समीकरण में दो चरांक का उपयोग किया जाता है। चरांक मतलब क्या होते हैं, जैसे किसी भी समीकरण में एक्स वाई का उपयोग होता है, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 0 या कुछ भी होता है, तो ये एक्स और वाई जो है ये चरांक है। और यहाँ पर दिया दो चरांक का मतलब एक्स वाई और जेड नहीं, केवल दो ही, एक्स और वाई दो चरांका का उपयोग किया जाता है। और प्रत्येक पद का घात एक होता है। मतलब कभी कभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, उसका घात कितना हो चाहिए, एक ही होना चाहिए, केवल एक्स प्लस वाई होना चाहिए। उस समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। इसकी तुलना हम एक और उदाहरण के साथ कर सकते हैं। ये डेफिनेशन ध्यान से देख लीजिए। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हो जाएगा, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई भी है, ठीक है, ये दो चरांक हो गए। और ये जो ए बी और ये सी आपको जो दिख रहा है ये वास्तविक संख्याएं हैं, नंबर हैं। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या इस समीकरण में है? ए बी और सी, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ पर अब देखिए यहाँ पे x की घात कुछ भी नहीं है, इसके घात एक भी माना जाएगा और इसके भी घात एक माना जाएगा। तो वही है कि जिस समीकरण में क्या होते हैं, दो चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात एक होता है, उस समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। तो आपको दो चरांक वाले रेखीय समीकरण समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर हमें पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो आपके बुक में ही एक उदाहरण दिया हुआ है। जैसे उदाहरण क्या दिया है, एक उदाहरण मैं लिख देती हूँ। जैसे 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12, ये दिया हुआ है। अब ये जो है एक चरांक दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए इसको अरेंज करते हैं। ये बराबर के इधर आ गया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए a की जगह पे 3 हो गया, ये वास्तविक संख्या हो गया, x ही है। y की जगह पे देखिए y है और b की जगह पे -4 है, ये भी नंबर है। और c की जगह पे c भी एक नंबर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे c भी एक नंबर है। तो इस तरीके से तुलना की जाए तो ये क्या है, एक चरांक वाले रेखीय समीकरण, ये एक चरांक वाला रेखीय समीकरण है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आपके बुक में एक तालिका दी गई है, इस तालिका में आपको देखिए यहाँ पर दी गई है और इस तालिका में बताना है कि कौन सा एक चरांक वाला रेखीय समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बुक आपको दिख सकता है पूरा, मुझे दिख रहा है कि स्पष्ट क्लियर आपको दिख रहा है बुक। जैसे दिया पहला 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरे उदाहरण में दिया कि 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सामने से ही दिख रहा है कि ये x का स्क्वायर है, तो जैसे ये x का स्क्वायर आप देखिए तुरंत ये एक दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद करनी में 2x माइनस करनी में 5y बराबर 16। यहाँ पे देखिए करनी में भी जो नंबर होता है वो कोई ना कोई नंबर होता है, दशमलव में ही मान आएगा, लेकिन उसका कुछ न कुछ मान होता है। तो इसका मतलब कि ये भी क्या होता है, ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है, इसको सही टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इस समीकरण में केवल y चरांक का उपयोग किया गया है। क्यों? यहाँ पर देखिए 0 का जब x से गुणा होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, x की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे एक ही चरांक माना जाएगा 6y।
तो x का तो मान है ना के बराबर है, इसलिए ये भी रेखीय समीकरण, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, इसको गलत कर देंगे। उसके बाद 0.3x + 0y, अब यहाँ पे y का मान देखिए खत्म हो गया, मतलब केवल x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू यहाँ पे भी कुछ 0.3 दिया है, यहाँ पे 0.4y रहता तो ये माना जाता, लेकिन यहाँ पे 0y दिया है, मतलब इन दोनों चरांकों में से x या y किसी का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, ये भी नहीं है, ये दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये सॉरी यहाँ पर देखिए 4/x + 5/y = 4, ये क्या है, यहाँ पर देखिए 4, इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ, इसको लिख सकते हैं 4/x + 5/y = 4। अब यहाँ पर देखो, अगर इसको सरल करके लिखना हो तो 4x - 1 + 5y - 1, जब भी कोई चीज़ का घातांक नीचे होता है, जब वो ऊपर जाता है तो उसके घात माइनस हो जाती है, मतलब ये माइनस घात नहीं होना चाहिए, केवल एक घात होना चाहिए, इसीलिए ये भी क्या है, ये भी दो चरांक का रेखीय समीकरण नहीं है, मतलब यहाँ पे भी क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद आता है लास्ट वाला 4xy - 5y - 8 बराबर, यहाँ पे देखिए 4xy यहाँ पे देखिए y 2 बार दिया है, इसका मतलब y का स्क्वायर होगा, y का वर्ग होगा, इसका मतलब ये भी क्या है, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी गलत कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा भी आपको दिया है, मैं चाहती हूँ कि अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो पहला आपका प्रश्न संग्रह है उसको हल कर लूँ। उसके पहले एक चीज़ और आपको समझना होगा, युगपत रेखीय समीकरण, क्या समझना होगा, युगपत रेखीय समीकरण, ये समझ लीजिए क्या होता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी और प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करूंगी आज, जो भी जितना सॉल्व होगा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण, मतलब दो चरांक की बात हो और दो रेखीय समीकरण की बात हो, और उन समीकरणों को एक समय ही एक विचार करते हैं और उस समीकरणों को युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको लेके बता देती हूँ, जैसे दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण, कोई भी मैं दो चरांक वाला दो रेखीय समीकरण ले लूँ, जैसे यहाँ पर x + y = 16 हो गया, ठीक है। और दूसरा रेखीय समीकरण एक ले लूँ मैं, कौन दो चरांक वाला यहाँ पर ले लूँ, x - y = 2, ये दो चरांक वाले हो गए और दो रेखीय समीकरण हो गए, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इस रेखीय समीकरण का हम कुछ ऐसा मान ले, जैसे x का मान मैं क्या ले लूँ, पहले मान लो इसका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2, दो चरांक वाले जब दो रेखीय समीकरण को एक साथ लेकर हम चलते हैं या एक साथ उस पर विचार करते हैं, तो ऐसे समीकरणों को युगपत, युग मतलब क्या होता है, जोड़ा, जोड़े में, पेयर में, तो ऐसे समीकरण को युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे युगपत रेखीय समीकरण मतलब दो रेखीय समीकरण की जब एक साथ बात की जाए, एक साथ विचार किया जाए, तो ऐसे रेखीय समीकरण को युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे दोनों हो गया। अब यहाँ पे मान लो मैं x बराबर क्या रखती हूँ, x बराबर 9, ठीक है, और y बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x बराबर जब 9 में रखूँगी तो क्या मान आना चाहिए, x बराबर 9 + y बराबर 7 बराबर 16, तो 9 × 7 = 16 हो गया, 16 बराबर 16, मतलब ये सही हो गया। अब यहाँ पे x - y है, x - y मतलब क्या हो गया, x का मान यहाँ पर मैं 9 रख दूँ और -7 रख दूँ बराबर 2, यहाँ पर देखिए ये भी 2 हो गया, इसका 9 में से 7 गया, यहाँ पे 2 बराबर 2, इसका मतलब कि ये दोनों का x, चाहे इस समीकरण पे x का मान रखो, चाहे इस समीकरण पे y का, x और y का मान रखो, दोनों का मान इस दोनों समीकरणों को जो ये दिया हुआ है, दूसरा पद तीसरा पद, इस दोनों को सेटिस्फाइड करता है, संतुलित करता है, तो ये जो है युगपत रेखीय समीकरण है। और इसका ये जो उत्तर है x और y का मान दोनों के लिए क्या है, सही है, दोनों के ऊपर फिट बैठता है। तो ये जो युगपत रेखीय समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पे आपको इस चैप्टर में कई विधियाँ मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। जैसे मैं एक बोल के बता देती हूँ कुछ समीकरण, जैसे विलोपन विधि होगा एक, पहली विधि होगी विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, जिसे दूसरी भाषा में निरसन विधि भी बोलते हैं। निरसन विधि में सब विधियाँ आपको बताऊँगी। उसके बाद एक होगा आलेखी विधि, जिसमें ग्राफ पेपर पर
आपको नोटबुक ग्राफ बुक लेना होगा और उस आधार पर उसको सॉल्व करना होगा। तो इसे आलेखी विधि द्वारा युगपत समीकरण हल करना। और एक होगा सारणिक विधि, जिसे निश्चयक विधि भी कहते हैं, सारणिक विधि। ठीक है, तो एक सारणिक विधि हो जाएगी जिसे निश्चयक विधि डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, निश्चयक विधि। और एक होगा इसी को क्रैमर विधि भी बोलते हैं। एक मैथमेटिशियन थे क्रैमर, उन्होंने हल करने का एक टेक्निक बताया था, तो इसीलिए क्रैमर विधि द्वारा भी एग्जाम में पूछता है युगपत रेखीय समीकरण को हल करना। एक होता है कि एक चरांक का मान दूसरे चरांक में रखकर जो है एक चरांक का युगपत रेखीय समीकरण को हल करना। तो इस तरीके से 3-4 विधियां हैं, हम इन सभी को बारी बारी से जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो यहाँ पर पहले एक उदाहरण समझ लेते हैं, एक उदाहरण को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक उदाहरण आपको दिया गया है, जैसे 5x - 3y = 8 और कॉमा करके दिया है 3x + y = 2। तो यहाँ पर इस रेखीय समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले एक उदाहरण समझ लेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट बहुत आसानी से सब सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है नामकरण, ठीक है, नेमिंग कह सकते हैं इसको, इसका हम नेमिंग करेंगे कि ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो है इक्वेशन को इक्वल करेंगे, मतलब दोनों समीकरणों में से किसी एक वेरिएबल को, किसी एक जो है चरांक के दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट, मतलब समीकरणों को इक्वल करना। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे इसमें, तीसरे में हमें समीकरण को जोड़ना होगा या तो घटाना पड़ेगा। तो हम कैसे जानेंगे कि किस समीकरण को जोड़ना है। अगर दोनों समीकरण में सेम साइन है, मतलब दोनों में प्लस है, ठीक है, दोनों में प्लस है या दोनों में माइनस है, तो उसको घटा देंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, यानी कि अगर एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब उसको ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब अगर डी से स्टार्ट होता है तो इसमें डबल डी वाला काम करेंगे, और एस से सेम साइन वाला करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटा देंगे। ये याद करने का एक तरीका है। और उसके बाद इक्वेशन का 5वां स्टेप है सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब लास्ट में सबका मान रख के जिसका भी मान आया है दोनों मान को ज्ञात कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपके सामने जो ये दिया गया है, जैसे इसका नामकरण में पहला स्टेप रखेंगे जो है 5x, यहाँ पर आपको आई होप पूरा दिख रहा होगा, -3y = 8, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है 3x + y = 2, ये हमारा दूसरा समीकरण। इसको रोमन अंक में भी लिख सकते हैं, 1-2 में भी लिख सकते हैं, आपको जैसे ठीक पड़े उस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब हमें देखना है कि यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, ये तो बराबर नहीं है, x का मान दोनों का बराबर नहीं है। यहाँ -3y है, यहाँ पे केवल y है, ये भी y का मान भी बराबर नहीं है। तो अब हमें इस x और y को ही समझना है कि किस में हम किससे गुणा करें, कि या तो x बराबर हो जाए दोनों का, या तो y बराबर हो जाए। तो अगर यहाँ पे केवल एक y है, तो यहाँ पे अगर हम समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। तो अब हमें यहाँ पे अगर अब गुणा करते हैं तो क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे जब हम समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x + y = 2 है, तो यहाँ पे सबके गुणे 3 हो जाएगा। अगर मैं बताने के लिए, ऐसा समझाने के लिए कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9x + 3y और बराबर 6, 3 दूनी 6, सब पद, हर पद में 3 से गुणा होगा। ये बात आपको ध्यान देना होगा कि ये 3 से गुणा
इस पद में भी होगा, इस पद में भी होगा और इस पद में, सभी पदों में होगा। तो देखिए 3 तिया 9x प्लस 3y और इज इक्वल टू 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका नाम हम कर देंगे समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें समीकरण नंबर, चूंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे एक समीकरण हमारा पहला कौन सा है, पहला समीकरण है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये हमारा पहला समीकरण है। ये बात, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का, एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है। तो जब अलग अलग साइन हो, डिफरेंट साइन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरीके से अब 1 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे पहले पहला समीकरण लिख देंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और प्लस दूसरा समीकरण तीसरा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इन दोनों समीकरणों को लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे, तो जब हम जोड़ेंगे तो 9 और 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14, 14x हो जाएगा। ये प्लस 3x है और ये प्लस 3y है, यहाँ पे माइनस 3y, तो घट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा और बराबर क्या जाएगा, 8 6 कितना होता है, ये भी 14 होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर, जब ये 14 उठकर ये बराबर के इधर जाएगा तो 14/14 हो जाएगा। तो 14 एकम 14, x बराबर x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो अब हम y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर। हमारा देखिए समीकरण 2 क्या था, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम लिखेंगे समीकरण, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, समीकरण 2 में लिख सकते हैं x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, या x का मान रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 में, मतलब समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, सॉरी दिख नहीं रहा है, x की जगह पे हम 1 रखेंगे। तो 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 2। तो 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 2। तो y बराबर, अब ये 3 जब इधर आएगा तो 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा में से कम घटाओ और ज़्यादा वाला चिन्ह लगाओ। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये y का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x और y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 1 प्राप्त हुआ और y बराबर कितना प्राप्त हुआ, -1। यही आंसर है, ठीक है, यही हल है। अब यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x कामा y इज इक्वल टू, x का मान कितना है 1 और y का मान -1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा, इस तरीके से हम युगपत रेखीय समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो ये उदाहरण है, आई होप आपको समझ में आ गया।